Good morning, students. Today I shall start the third part of this topic, that is operator. I shall start from what is eigenoperator, eigenvalue and eigenfunction. ऑपरेटर तो हमने समझ लिया कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या नोटेशन होता है, ऑपरेशन कैसे करते हैं, लेकिन कुछ नए टर्म्स के साथ में आज हम लोग उसको समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन शब्द का भी इस्तेमाल हो जाता है ऑपरेटर के पहले। तो आइगन ऑपरेटर किसको बोलेंगे, उसी से रिलेटेड आइगन जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन क्या हो गया, पहले केवल फंक्शन बोलते थे अब उसको आइगन फंक्शन बोल रहे हैं। कुछ वैल्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है। An operator A is said to be an eigen operator if it operates on a function psi, which is a function of x, and gives the result as original function multiplied by some constant। जैसा कि हमने इक्वेशन में लिखा है, जो हमने अभी लैंग्वेज में कहा उसका ये इक्वेशन है कि अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है और ऑपरेशन के बाद में अगर वो फंक्शन फिर से रीजनरेट हो जाता है, ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल जाता है और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा रहता है, जो ऑपरेटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइगन ऑपरेटर, और फंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइगन फंक्शन। और जो कांस्टेंट मिलेगा ऑपरेशन के बाद में ओरिजिनल फंक्शन के साथ में, जैसे यहाँ पर a मिला है तो इसे हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें आइगन ऑपरेटर है या जो आइगन फंक्शन है वो बहुत डिफरेंट नहीं है, केवल उसको यही कहना है कि when an operator operates on a function and regenerates the function with some constant, then the function is called eigen function, operator is called eigen operator, and the constant which is obtained after operation is called eigen value। जैसे ये हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो a है, ये जो कांस्टेंट हम लोग लिए हुए हैं जो कि हमको ऑपरेशन के बाद में मिल रहा है, उसको हम लोग जो है सो आइगन वैल्यू बोलेंगे, और ये जो फंक्शन है उसको आइगन फंक्शन बोलेंगे, या फिर इसके और भी एक दो नाम हम लोग बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए। अभी इसको थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम से समझ लें तो ज़्यादा हमको कंसेप्शन क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन लें, शो दैट cos 2x is not an eigen function of operator d by dx। कि अगर ये ऑपरेटर है d by dx, हमने पहले भी इसको यूज किया, इस ऑपरेटर को फिर से यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा फंक्शन cos 2x है, तो हमें बताना है कि ये जो है सो आइगन फंक्शन इस ऑपरेटर का नहीं है। तो क्या दिखाना पड़ेगा कि यदि इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं तो ये फंक्शन को, मतलब ये cos 2x को रीजनरेट करता है नहीं विद सम कांस्टेंट। अगर ऐसा करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये आइगन फंक्शन है, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइगन फंक्शन नहीं है। अब देखिए ये जो ऑपरेटर हमने लिख दिया, ये फंक्शन लिख दिया, अब इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब cos 2x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो cos sin x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन होता है, तो इसलिए हमने ये माइनस साइन लिया और cos x का फिर माइनस साइन 2x लिखाएगा, और उसका जो एंगल है उसके साथ जो मल्टीपल है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, इसलिए 2 को हमने पहले लिखा। तो हमारा पूरा जो ऑपरेशन है उसके बाद रिजल्ट हमको इस तरह से मिला, जिसमें कि यहाँ पर फंक्शन साइन x आ गया, जो कि हमको यहाँ पे cos 2x आना था। अगर ये cos 2x आता तो ये जो है सो आइगन फंक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं आया है, इसलिए हमने लिखा कि आफ्टर द ऑपरेशन द सेम फंक्शन इज नॉट रीजनरेटेड, हेंस cos 2x इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d by dx। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, शो दैट cos 2x इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d2 by dx स्क्वायर। हमें अब ये बताना है कि ये जो cos 2x है, ये पहले जो हम लोग फंक्शन लिए थे फिर से हमने वही फंक्शन लिया, लेकिन ऑपरेटर हमने बदल दिया d2 by dx स्क्वायर, और ये अब शो करना है कि ये जो है सो आइगन फंक्शन है इस ऑपरेटर का। तो फिर से उसी तरह लिखेंगे, पहले ऑपरेटर लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन लिखेंगे और इसको ऑपरेट करेंगे। तो
ये चूंकि डबल डिफरेंशिएशन है इसलिए एक बार 1 by 1 करेंगे, पहले एक बार करेंगे फिर दूसरी बार सेम ऑपरेटर से ऑपरेशन करेंगे। तो पहली बार जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x का -2 sin 2x आएगा, और फिर से करेंगे तो sin x का cos x आता है, लेकिन ये 2 फिर से बाहर आएगा तो इसलिए -4 हो जाएगा। तो देखिए कि इस बार cos 2x हमारा फंक्शन रीजनरेट हो गया। फंक्शन cos 2x था, अब ये cos 2x फिर से आ गया और उसके बगल में एक कांस्टेंट आया है -4। तो जो हमारा डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ए फंक्शन it regenerates the function with some constant, then it will be called as eigen operator and the function will be called as eigen function। तो यहाँ पर जो है वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और उसी को हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है कि cos 2x is called eigen function of operator d2 by dx square and d2 by dx square is called as eigen operator और -4 is called eigen value। एक दूसरा हम लोग और प्रॉब्लम ले तो और कुछ क्लियर हो जाएगा कंसेप्शन। अब ये कहता है कि शो दैट e टू द पावर 5x स्क्वायर इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ d by dx। ये ऑपरेटर है और हमने इस बार मैं ऐसा फंक्शन ले रहा हूँ और इसको इसके ऊपर ऑपरेट कराऊंगा और देखूंगा कि ये आइगन फंक्शन है कि नहीं। तो ऐसा है कि d by dx ऑपरेटर लिखा, फिर हमने फंक्शन लिखा और इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल हो तो वैसे ही पहले लिखना पड़ता है, फिर उसका जो वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है उसको सामने लिखना पड़ेगा और जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x है, तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट करके ये 10x e टू द पावर 5x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए कि जब हमारा ऑपरेशन खत्म हो जा रहा है तो ये हमारा जो शुरू में फंक्शन था वो फिर से रीजनरेट कर गया और उसके साथ में एक जो है सो ब्रैकेट वाला टर्म आ गया। लेकिन अब ये देखने की बात है कि जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ क्लियर है कि ये जो 10 तो कांस्टेंट जरूर है लेकिन x इज नॉट कांस्टेंट, x जो है सो वेरिएबल है, लेकिन हमको आना क्या चाहिए, वहां पर एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसलिए डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है और जब नहीं कर रहा है तो ये आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन नहीं कहलाएगा। हियर 10x इज नॉट ए कांस्टेंट, दैट इज आइगन वैल्यू बिकॉज x is a variable and therefore e to the power 5x square is not an eigen function of the operator d by dx। अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन लेते हैं और उसको फिर उसी तरह से चेक करते हैं कि ये आइगन फंक्शन है कि नहीं। इस बार हम लोग e to the power 5x ले रहे हैं और ऑपरेटर ले रहे हैं d by dx। तो इस तरह से लिखेंगे और इस बार यदि फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 केवल सामने आएगा और e to the power 5x आएगा। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है सो फिर से रीजनरेट कर गया। फंक्शन e टू द पावर 5x था, फिर से e टू द पावर 5x आ गया और उसके साथ एक कांस्टेंट 5 एसोसिएटेड है, वहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है और इसीलिए e टू द पावर 5x जो है वो आइगन फंक्शन कहलाएगा इस ऑपरेटर के लिए d by dx। हम लोग एक और थोड़ा बड़ा फंक्शन लेकर के देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने अभी तक जो कंसेप्ट को अप्लाई किया वो कहाँ तक हमारी समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है कि शो दैट फंक्शन साई इज इक्वल टू साइन ax इंटू साइन by इंटू साइन cz इज एन आइगन फंक्शन ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर। ये जो फंक्शन है वो लैप्लेसियन ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, इसको हमें दिखाना है। वही सेम ऑपरेशन करना है, केवल लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या है उसको जानना है। तो लैप्लेसियन ऑपरेटर हमने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको पढ़ लिया है कि डेल का जब स्क्वायर लेते हैं, डेल जो है सो इस तरह से ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में लिखते हैं और जब उसका स्क्वायर लेते हैं तो डेल स्क्वायर कहलाता है। तो ये डेल स्क्वायर है और डेल स्क्वायर को ही हम लोग लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं और ये d2 by dx स्क्वायर प्लस d2 by dy स्क्वायर प्लस d2 by dz स्क्वायर के इक्वल होता है। सो ये ऑपरेटर है। अब पहले ऑपरेटर लिखेंगे, उसके बाद ये फंक्शन लिखेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो अब यदि हम लोग ये ऑपरेटर का वैल्यू जो है उसको यहाँ पर ब्रैकेट में पुट कर दिए और जो फंक्शन हमारा है कौन सा, तो फंक्शन ये है साइन ax साइन by साइन cz, उसको हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर ऑपरेट कर रहे हैं। कैसे होगा, पहले ये वाला जो टर्म है
वो इस पूरे फंक्शन पर ऑपरेट होगा, फिर ये वाला टर्म पूरे फंक्शन पर ऑपरेट होगा, फिर ये वाला जो ऑपरेटर है वो पूरे फंक्शन पर ऑपरेट होगा। तो फर्स्ट टर्म को पहले ले, यदि x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जो अदर देन x है उसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। तो x के अदर देन कौन सा टर्म है, ये दो टर्म हो गए, साइन बी वाई और साइन सी जेड, तो इसलिए उसको हमने बाहर रखा और इसको केवल अंदर रखा। अभी हमने काम नहीं किया, केवल उसको सेपरेट किया, केवल उसका जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल से हमने अलग किया। उसी तरह सेकंड स्टेप में ये चूंकि y वाला टर्म है इसलिए y के लिए रहेगा और x और z जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तीसरा वाला में z वाला जो है सो वेरिएबल होगा a, दिस शुड बी ax, दिस शुड बी ax, तो यहाँ ax होगा, यहाँ भी जो है सो ax होगा। तो इस तरह से ये हम लोग इसको कांस्टेंट के रूप में ले लिए और ये जो है सो वेरिएबल के रूप में आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको ऑपरेट करते हैं। ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, तो दो बार इसका ऑपरेशन होगा। एक बार पहली बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का cos x होगा, फिर cos x का माइनस x हो जाएगा। लेकिन ax है तो a दो बार, a कांस्टेंट है इसलिए a दो बार बाहर निकलेगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन ax, लेकिन माइनस साइन के साथ में। उसी तरह से ये वाले जो टर्म सेम है और यहाँ पे जो है सो ए बी माइनस बी स्क्वायर साइन बी वाई होगा, और इसी जगह पर यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हैं, माइनस सी स्क्वायर साइन सी जेड जो है सो ऐसे हो जाएगा। अब उसको हम लोग कंपाइल करते हैं तो देखिए कि ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो कॉमन भी कुछ टर्म्स हमारे आ रहे हैं। कॉमन टर्म्स क्या है, साइन ए एक्स साइन बी वाई इंटू साइन सी जेड, साइन ए एक्स साइन बी वाई साइन सी जेड, साइन ए एक्स साइन बी वाई साइन सी जेड, ये कॉमन आ गए। तो कॉमन जो ऐसे निकाल लिए और माइनस भी हम लोग बाहर निकाल लिए, तो बच जाएगा यहाँ केवल ए स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये टर्म सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। और किसके लिए ये सिंप्लीफाई किए, तो इसके लिए। और ये किसके इक्वल है, ये जो है सो किसके इक्वल है, तो ये साई के इक्वल है, जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है उसके इक्वल है, तो इसलिए हमने साई इसको पुट किया। अब देखिए कि यदि ये ऑपरेटर इस फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है तो क्या फंक्शन रीजनरेट हुआ, हाँ ये फंक्शन रीजनरेट हो गया और उसके साथ कुछ कांस्टेंट जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कौन सा, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को वो फुलफिल करता है, और जब ये फुलफिल कर रहा है तो लैप्लेसियन ऑपरेटर के लिए ये जो फंक्शन है वो है एक आइगन फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये बात जो है सो क्लियर हो गया। और अब जो है हम लोग आगे एक दूसरे ऑपरेटर की थोड़ी बात करते हैं जो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर शुरू करेंगे। हर्मिशियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर कहलाता है और इसके डेफिनेशन है कि एन ऑपरेटर ए हैविंग टू आइगन फंक्शंस psi1 and psi2 is said to be Hermitian if it satisfies the following conditions। अब किसी ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे यदि वो दो फंक्शन psi1 और psi2 के लिए ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है। कौन सा कंडीशन है, तो यही हम लोग दो कंडीशन लिखे हैं। psi1 और psi2 जो है वो दो फंक्शन है और ये जो हमारा है वो ऑपरेटर यहाँ लिया गया है। तो अगर इस तरह का रिलेशन है एक के साथ में psi1 और psi2 का, तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। कैसा है, तो इंटीग्रेशन psi1 और ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर psi2 डी टाउ क्या है, तो डी टाउ जो है सो dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड के इक्वल है, मतलब 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। और इसका इक्वल टू कैसा लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे। इस बार हमने पहला बार psi1 लिया था, दूसरा बार psi2 लेंगे, तो psi2 लेंगे लेकिन बाद में लेंगे, और पहले जो है इसके जगह पर जो psi2 लिया गया था वहाँ psi1 लेंगे और इसका ब्रैकेट में कहने का मतलब कि उसका ऑपरेशन करेंगे उसके साथ में। तो ये कंडीशन भी हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है,
कि उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अगर क्वांटिटी रियल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ में इसी तरह का एक और हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा, और इससे मिलता जुलता कंडीशन है। कैसा कि साई1 जो यहाँ लिखे हैं तो उसका स्टार लिखेंगे, और साई1 स्टार क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। अगर फंक्शन हमारा रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। a प्लस आई बी अगर हम लोग लिखते हैं तो वो जो है सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। जैसे a प्लस आई बी अगर हम लोग लिखे हुए हैं तो ये जो है सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है, वेयर a एंड b आर रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन है, लेकिन पूरा फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। यदि यहाँ पर साई कॉम्प्लेक्स होगा तो ऐसा वाला कंडीशन लिखेंगे, ये साई1 के जगह साई1 का स्टार लिखेंगे जो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, और ये सेम रहेगा। और फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में हम लोग टर्म लिखे उसका होल जो है सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम लोग जो है बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। रिजल्ट हम लोग जब बहुत सारे हर्मिशियन ऑपरेटर को यूज किए तो पता चलता है कि ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स मस्ट बी लीनियर एंड हर्मिशियन ऑपरेटर। हमको प्रूफ करना है कि d2/d² इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। हम लोग को इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका, ये तो ऑपरेटर हो गया, लेकिन ऑपरेटर कभी जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा कि ऑपरेटर एक ए है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए हमको दो फंक्शन चाहिए। ऑपरेटर ए है लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए दो फंक्शन चाहिए, साई1 और साई2। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर यदि हमें प्रूफ करना है कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है तो हमें दो फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो फंक्शन लिए हैं, साई1 और साई2। साई1 इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स है और साई2 इज इक्वल टू साइन एक्स है। ये दोनों एक्सेप्टेबल आइगन फंक्शंस हैं। अब कंडीशन हम लोग लगाएंगे, साई1 स्टार और ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर ए साई2 डी टाउ, तो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, और ये जो है सो इक्वल टू साइन के बाद में जो हमारा टर्म आता है कि साई1 यहाँ लिखे हैं तो ये साई2 लिखाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में ऑपरेटर और साई1 का होल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे। अभी हम सबको डिफाइन कर दे रहे हैं। हमारा ए क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर कौन सा है, तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है d2/dx²। दो फंक्शन हमने लिया है, एक फंक्शन साई1 है, दूसरा फंक्शन साई2 है। डी टाउ क्या है, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक डायमेंशन के लिए बात करें तो केवल dx लिखेंगे, अगर y वाला के लिए बात करेंगे तो dy लिखेंगे, z के लिए बात करेंगे तो dz, और तीनों के लिए लिखेंगे तब डी टाउ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है सो केवल x की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा x जो है सो यहाँ पर वेरिएबल है। तो अब ये इक्वेशन 1 जो हमारा है कंडीशन, वो कैसा लिखाएगा कि साई1 ये वाला जो इक्वेशन 1 है उसका केवल पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने ये सब वैल्यू पुट कर दिया। साई1 का स्टार, तो साई1 का स्टार ई टू द पावर आई एक्स, साई1 ई टू द पावर आई एक्स, और ए हमारा ऑपरेटर है। ये साई1 जो है सो ई टू द पावर आई एक्स है, लेकिन साई1 का जो स्टार क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आई एक्स होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग साई1 स्टार का वैल्यू हमने पुट किया, और फिर ये ऑपरेटर हमने लिखा, और फिर जो दूसरा फंक्शन है साई2 वो हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग देख रहे हैं। तो सॉल्व करने से कितना होगा, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसी माइनस साइन एक्स आ गया, और ई टू द पावर माइनस एक्स है। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, फाइनली ये हमारा रिजल्ट हुआ। ये किसके लिए, तो इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका रिजल्ट है। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्ट आया। अब इसका राइट हैंड साइड वाला का रिजल्ट हम लोगों को लेना है। राइट हैंड साइड वाला का रिजल्ट कितना होगा, तो पहले राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड का क्या वैल्यू है। राइट हैंड साइड ये ब्रैकेट के अंदर ए साई1 का होल स्टार और साई2 डी2। तो देखिए कि ये जो है सो देखिए ऐसा लिखे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर ए जो ऑपरेटर है साई1 का होल और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का जो साइन दिए हैं, फिर साई2 डी टाउ, और फिर हम लोग इसका वैल्यू सपोर्ट करेंगे। तो पहले ऑपरेटर को हमने लिख दिया, फिर साई1 का स्टार, तो साई1 का स्टार का क्या
वैल्यू है, psi1 है हमारा e टू दी पावर i x, और फिर उसका स्टार ले लिए, और फिर ये psi2 sin x है उसको लिए। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि ये जब दो बार डिफरेंशिएट होगा तो e टू दी पावर i x सेम ही रह जाएगा, लेकिन उसका i जो है सो बाहर निकलेगा और दो बार निकलेगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, और i जो है अंडर रूट -1 होता है, इसलिए i स्क्वायर जो है वो -1 होगा। तो माइनस जो है हमने साइन बाहर निकाल लिया, और e टू दी पावर i x का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो e टू दी पावर -i x है, साइन x है ही है। तो इस तरह से देखिए कि ये जो वैल्यू जो अभी हम लोग निकाले, ये जो वैल्यू जो हम लोग अभी निकाले, ये जो वैल्यू वो राइट हैंड साइड वाला का है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला के इक्वल हो जा रहा है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है कि 2 और 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है सो इक्वेशन 1 से जो लिया गया है उसका LHS इज इक्वल टू RHS है, और ये हर्मिशियन ऑपरेटर का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये जो ऑपरेटर है d2/dx² इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि ये ऑपरेटर है, इसके हर्मिशियन ऑपरेटर, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, ये फिर से मैं दोबारा समरी के रूप में बता दे रहा हूँ कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको दो फंक्शन लेना है, दो फंक्शन हम लोग लिए psi1 और psi2। अच्छा, psi1 और psi2 लिए तो कंडीशन क्या होता है, तो ये कंडीशन हम लोग यदि ऐसा लिखेंगे तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर का कंडीशन फुलफिल करता है। तो जितने भी हैं उसका सब हम लोग लिख दिए हैं कि डी टाउ चूँकि x का है इसलिए केवल x में ही वेरिएबल, और ये हमारा ऑपरेटर है जो लिया गया है जिसके लिए प्रूफ करना है। दो फंक्शन हम लोग लिए हैं psi1 और psi2, लेकिन psi1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस ix है तो -ix है। और इस तरह से पहले LHS का, इस इक्वेशन का LHS का वैल्यू निकालेंगे और फिर बाद में RHS का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS के दोनों वैल्यू सेम हो जा रहे हैं, तो हमारा जो कंडीशन कहता है कि ये जो इक्वेशन को फुलफिल करेगा कंडीशन को, वो जो है सो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। तो यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्योंकि RHS का वैल्यू LHS के वैल्यू के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा हर्मिशियन ऑपरेटर का, जो उसके थ्योरम्स भी कहलाते हैं। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। सो थैंक यू वेरी मच।